हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम NCL का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हूँ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूँ और आज जो है पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे पूरा आज जितने भी क्वेश्चन है सभी का सभी आज हम अटेंड कर लें। पिछले वीडियो में क्या हुआ कि इसमें मैक की खराबी होने के कारण उसमें आवाज़ क्लियर नहीं हो पाया और आप लोगों को जो डिटेल्स बताए थे वो आप लोगों को नहीं समझ में आया डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो है फिर स्टार्ट करता हूँ 26 नंबर से, जो बाद बाकी जो क्वेश्चन पेपर बचा है उसको मैं आज पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने का मौका मिले और अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर तैयारी कर सके। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन कैरिड बाय, बोला कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो है इवैल्यूएशन जो है कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, कैरिड करते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कैरिड करेक्ट कैलिब्रेशन एंड इंस्पेक्शन, बी है लिविंग जेनिंग चार्ट के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है रनिंग कंट्रोल 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो लिविंग जेनिंग जो चार्ट है उसके ऊपर ग्राफ बना करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का इवैल्यूएशन कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला गया है कि मोस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट रिक्वायर टेम्परेचर रेंज फॉर स्टोरेज। बोला गया है कि बायोकेमिस्ट्री का जो भी रिएजेंट होता है, चाहे फुल्ली का हो या आपका सेमी ऑटो का हो, सभी का रिएजेंट जो है हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोरेज करते हैं रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग कितनी डिग्री टेम्परेचर पे कैरी करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट को हम लोग जो है उसको स्टोर करते हैं। यदि बहुत समय देखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री में कैल्शियम भी आता है, तो कभी कभी जो सेमी ऑटो कैल्शियम का रिएजेंट जो होता है उसको रूम टेम्परेचर पे हम लोगों को रखना पड़ता है। तो अलग अलग जो होता है कंपनी का अलग अलग तरह का स्टोरेज क्या रहता है, कुछ कुछ ऐसा रिएजेंट है, सभी रिएजेंट नहीं रखा है तो रूम टेम्परेचर पे, कुछ कुछ ऐसे रिएजेंट ऑप्शनली एक्सेप्शनली हो जाता है जिसको रखना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि पैप स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर, पैप स्टेन हम लोग किसके लिए यूज नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ सीमेन, ऑप्शन नंबर सी स्टडी रूटीन हिमाटोलॉजी स्लाइड्स, ऑप्शन नंबर डी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो ये हम लोग किस लिए नहीं करते हैं, तो पैप स्टेन देखे होंगे आप ज़्यादातर कि कहीं पर भी हिमेटोलॉजी में इसका रूटीनली उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टडी रूटीन हेमेटोलॉजी स्लाइड्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैप स्टेन रूटीनली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रूटीनली जो हम लोग हेमेटोलॉजी में यूज करते हो क्या होता है आपका रोमनोस्की स्टेन, जैसे कि आपका हो गया रोमनोस्की स्टेन में क्या आता है, एक हो गया लिस्मन स्टेन हो गया, जेएसबी स्टेन हो गया, जिम्सा स्टेन हो गया, जेनर स्टेन हो गया। ठीक है, ये सब इससे पहले मैं बता भी दिया हूँ आप लोगों को कौन कौन सा स्टेन जो है रोमनोस्की स्टेन होता है। ठीक है, क्योंकि रोमनोस्की स्टेन से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सा ऐसा स्टेन है जो आपको रोमनोस्की स्टेन के अंदर आता है। ठीक है, पहले भी बता दिया था। ठीक है, एक होता है रेड स्टेन भी होता है, फील्ड स्टेन भी है, कि ऐसे बता दिया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, बोला गया कैल्शियम जो होता है हम लोग किसके एस्टिमेशन के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पीटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी एपीटीटी के लिए, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी जो होता है नन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। हम लोग क्या करते हैं, पीटी जो टेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का जो है यूज करते हैं। किसका, कैल्शियम का, ठीक है, किसका यूज करते हैं, कैल्शियम का। किसके लिए, तो पीटी के लिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एपीटीटी, ठीक है। एपीटीटी हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का यूज करते हैं। किसके करते हैं, कैल्शियम का यूज कहाँ करते हैं, तो ईपीटीटी का एस्टिमेशन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, हिस्टोकाइनेट मशीन यूज्ड फॉर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बोला गया है कि हिस्टोकाइनेट मशीन यूज्ड फॉर, किसके लिए हम लोग ये मशीन यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ब्लॉक्स, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रोसिंग स्पेसिमेन, क्वालिटी कंट्रोल, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिस्टोकाइनेट मशीन, तो आपको पता होगा। तो ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं हिस्टोकाइनेट मशीन, याद रखिएगा आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, जो ब्लॉक्स होता है उसको प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोकाइनेट मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि व्हिच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड, बोला गया है इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्लास, बी कॉपर, सी जिंक, डी गोल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्लास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि 100% कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस का 100% कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, स्पुटम साइटोलॉजी, स्पुटम कल्चर, सीबी नेट या ब्लड कल्चर। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पुटम कल्चर करने से हम लोग को 100% पता चल जाता है कि यह ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्राइटेरिया फॉर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, क्राइटेरिया फॉर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन का करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन cyst macrophage in sputum, B saliva should not present, option number C squamous epithelial should be seen, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एटलीस्ट वन cyst macrophage जो होता है कम से कम स्पुटम में होता है, ठीक है। और सर ऊपर जो क्वेश्चन था 32 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका ब्लड कल्चर होगा, सॉरी इसका स्पुटम कल्चर नहीं होगा, इसका ब्लड कल्चर हो जाएगा, ठीक है। 100% जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस का, इसमें से ब्लड कल्चर करने से हम लोग को 100% पता चल जाता है कि यह जो है ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, क्योंकि स्पुटम तो कॉन्टामिनेशन भी हो सकता है, इसीलिए ब्लड कल्चर जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्लिया। क्लिया स्टैंड फॉर, क्लिया का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट्स या क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम्स या क्राइटेरिया फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट जो होता है क्लिया का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या होता है 35 का, ये दिया हुआ है देख लेते क्या है 35 का, क्या है क्वेश्चन, इलाइजा क्या है, इसका भी फुल फॉर्म ही पूछा गया है, नहीं फिर इसका फुल फॉर्म नहीं है। इलाइजा क्या है, इलाइजा एक मेथड है मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ये भी सही है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बी में क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे तो बता ही दिए। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, ए मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन या एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इनमें से ऊपर में जो भी
ऑप्शन दिए गए सभी के सभी सत्य है। ठीक है, यह क्या एक मेथड है जो एंटीजन एंटीबॉडी का मेजरमेंट करता है। दूसरा क्या है, उसका फुल फॉर्म ही दिया गया है। तीसरा क्या है, बोला गया जो उसका टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी होता है इन सैंपल में स्पेसिफिक उसके लिए एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है यूज किया जाता है। ये भी सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। 36 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन। ये बहुत ही अच्छा है। बोला गया है कि एनीमिया मोस्ट कॉमनली किस में देखा जाता है, डायबिटीज कंडीशन में, प्रेग्नेंट लेडी में, ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट पर्सन में, ऑप्शन नंबर डी मैन में। तो ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादातर जो होता है एनीमिया देखा जाता है, क्योंकि ये जो है आपको एक तरह से बोला जाए नॉन पैथोलॉजिकल एनीमिया कंडीशन होता है, क्योंकि उस समय जो है जितनी प्रेग्नेंट लेडी होता है उसमें जो होता है उसका फ्लूइड, उसके शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है डाउन होने लगता है, और इसीलिए उस कंडीशन में ज़्यादातर लेडीज को एनीमिया का कंडीशन देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए लेडीज प्रेग्नेंट लेडी को आयरन का सप्लीमेंट्री दिया जाता है। ठीक है, ने 37 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू होल्ड वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिमेन इन सेम स्टेट इज नोन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, इवर्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट, या नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक उसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है कि एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन, एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन, एनीमिया होता है किसका रिडक्शन होने के कारण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आरबीसी का रिडक्शन होने के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया भी बहुत तरह के होते हैं, तो एक तरह से एक भी जो है मैं आपको जस्ट नाम बता दूं कि एनीमिया जो होते हैं कौन कौन किस तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, एक होता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिसको बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं उसको, एक होता है मैक्रो MSCRO मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया जिसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड का डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसको हम लोग मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका एक एनीमिया होता है डायमॉर्फिक एनीमिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोनों आयरन का भी डेफिशिएंसी होता है और साथ ही साथ जो होता है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का भी डेफिशिएंसी होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया। इसके बाद होता है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है बोन मैरो का जो होता है फंक्शन जो होता है प्रोडक्शन करने का काम जो होता है क्षमता कम हो जाता है, और एक होता है हिमोलाइटिक एनीमिया जिसको सभी लोग जानते हैं, उसको क्या बोलता है आरबीसी रप्चर होने लगता है उसमें, उसी को हम लोग बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। और थैलेसेमिया आप लोग जानते हैं, एक होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जिसमें जो होता है आरबीसी का शेप जो होता है ऐसे सिकल टाइप का हो जाता है। ठीक है, सिकल शेप का हो जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है कि डेप्थ ऑफ न्यूअर चैम्बर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूअर चैम्बर का डेप्थ कितना होता है, तो 1 mm होता है न्यूअर चैम्बर का डेप्थ, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रुक्टोज टेस्ट इन सीमेन एनालिसिस डन। फ्रुक्टोज जो टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस में किसके द्वारा किया जाता है, एनालिसिस डन बाय किसके द्वारा किया जाता है, रिसोर्सिनोल सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, फॉर्मालिन, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
इथेनॉल जो होता है सॉल्यूशन, इसके द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रुक्टोज का टेस्ट करते हैं। किसका? सीमेन में फ्रुक्टोज का टेस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया ऊपर का, देखिए मिस हो गया है। एक क्वेश्चन था ये 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोला ये हाउ टू प्रिवेंट प्लेटलेट क्लम्पिंग, प्लेटलेट क्लम्पिंग होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। टेक सैंपल डायरेक्टली, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ EDTA, प्रोसेस सैंपल डायरेक्टली एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी होता है प्रॉपर मिक्सिंग करने से, हम लोग जो है प्रॉपर मिक्सिंग यदि एंटीकोगुलेंट से करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर EDTA दिया हुआ है, तो यदि हम प्रॉपर मिक्सिंग EDTA से करते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्लम्पिंग होने से या प्लेटलेट क्लम्पिंग होने से बच जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कौन सा है, 41 नंबर तक हो गया था, 42 का अब करेंगे, ठीक है। 42 नहीं हुआ था। बोला गया है कि सीमेन एनालिसिस शुड बी डन विद इन 1 आवर, 30 मिनट्स, 2 आवर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद इन 30 मिनट्स के अंदर जो होता है हम लोग सीमेन एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? कितने देर के अंदर? विद इन 30 मिनट्स के अंदर जो होता है हम लोग को सीमेन एनालिसिस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है कि CSF सैंपल शुड बी टेकन इन 3 bottles एंड बॉटल मस्ट बी सेंट टू लैब इन सीक्वेंस एज। फर्स्ट में दिया है फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ जो है आपको फोर्थ जो है फॉर स्पेशल स्टडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है कि 3 बोतल CSF शुड बी टेकन इन 3 बोतल, 3 ही बोतल में लिया जाता है, ठीक है। बट उसको लैब में जो है कैसे हम लोग भेजेंगे, पहली तो है कि बायोकेमिस्ट्री लैब में भेजेंगे, दूसरा जो है माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा जो है पैथोलॉजी, चौथा जो है आपका स्पेशल स्टडी के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? स्पेशल स्टडी, दूसरा क्या है सेकेंड पैथोलॉजी, तीसरा क्या है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 इसमें सैंपल दिया है, 4 बोतल दिया है, तो इसका होगा नहीं। ऑप्शन में बी दिया है, तीनों हो गया। ऑप्शन में सी में क्या दिया है? चौथा जो है ICC के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो दिया है पैथोलॉजी, दूसरा जो है बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट पहला वाला जो है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी में जो है सिर्फ 3 गो बॉटल दिया गया है, बाद बाकी 2 मेथड जो था बी, ए और सी में 4 बॉटल दिया है, इसलिए दोनों नहीं होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, नॉर्मोब्लास्ट सीन। नॉर्मोब्लास्ट जो होता है कब दिखता है? 1 ईयर ऑफ एज, सी में दिया है, बी में दिया है 6 मंथ्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3rd मंथ ऑफ एज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 मंथ ऑफ एज। तो नॉर्मोब्लास्ट कब हम लोग दिखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 6 मंथ ऑफ एज में जो होता है आपका नॉर्मोब्लास्ट होता है दिखने लगता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया? इंटरनल डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब। इसका भी मैंने पहले ही बता चुका जब थ्योरी क्लास लिए थी हेमेटोलॉजी का, कि इंटरनल डायमीटर कितना होता है विंट्रोप ट्यूब का। तो 1 mm, 2.5 mm, 3 mm, डी जो होता है 4 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है कि विंट्रोप ट्यूब हम लोग यूज किस लिए करते हैं? विंट्रोप ट्यूब को हम लोग यूज जो होता है 2 तरीके से करते हैं। एक जो होता है ESR टेस्ट के लिए, दूसरा होता है आपका PCV के लिए, जिसको हम लोग HCT भी बोलते हैं, ठीक है। PCV मान होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम और HCT मान होता है हेमाटोक्रिट। तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट काम एक ही है, दोनों हेमाटोक्रिट और PCV का, ठीक है। तो PCV का जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग विंट्रोप ट्यूब से ही क्या था। और जो होता है बच्चे लोग का दूसरा भी मेथड है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0 to 7 मेल के लिए होता है, और फीमेल के लिए जो होता है 0 to 14 mm पर आवर जो होता है फीमेल के लिए होता है। चिल्ड्रन के लिए भी 0 to 14 आवर होता है, ठीक है।
तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है 2.5 mm जो होता है इसका इंटरनल डायमीटर होता है किसका, तो विंडो ट्यूब का। इसका जो होता है टोटल जो होता है इसमें कैलिब्रेटेड कितना तक, जिसमें जो है टोटल मार्किंग जो रहता है कितना, तो 110 mm तक रहता है टोटल मार्किंग, लेकिन वहाँ पे सेंटीमीटर में देखिए लिखा रहता है 11 सेंटीमीटर तक होता है, बट इसमें 10 सेंटीमीटर जो होता है उसका ग्रेजुएटेड होता है, जिसको 100 mm भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें ब्लड कितना कंटेन करता है, तो 1 ml जो होता है अप्रॉक्स ब्लड जो होता है इसमें विंडो ट्यूब में कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 46, स्पेशल स्टेन यूज फॉर एसिड फास्ट बेसिली, एसिड फास्ट बेसिली के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, पेस, जील नील्सन स्टेन, लिस्मन स्टेन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं, जील नील्सन स्टेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेडन स्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडन स्टेन भी बोलते हैं। इसको हॉट स्टेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉट स्टेन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को हीट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 ने क्या दिया है, क्रायोस्टेट यूज फॉर, क्रायोस्टेट किस लिए यूज करते हैं, इन इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस के लिए, फ्रोजन सेक्शन के लिए, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया नीडल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, 90 to 21 गज, 20 से लेकर 22 गज, 23 गज या 24 गज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 से लेकर 22 गज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 23 गज भी कर सकते हैं, लेकिन 20 से लेकर 22 गज हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया कि प्रीफर्ड एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोग्लोबिन, हम लोग जो है हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है प्रीफर करते हैं, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए, हेपारिन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईडीटीए जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइल डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं प्रीफर करते हैं किसके लिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के लिए। तो आज जो है हम लोग 50 नंबर तक ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए, इज ऑब्टेन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड, बी दिया है ऑब्टेन बाय क्लोटिंग ऑफ ब्लड, सी दिया है कंटेन नो क्लोटिंग फैक्टर, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या प्लाज्मा जो है हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लाज्मा जो होता है एंटीकोगुलेंट जो ब्लड होता है उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग क्या होता है प्लाज्मा प्राप्त होता है। बट यदि सीरम जब पूछ दिया जाए, सीरम कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम लोग क्लॉट ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हम लोग वहाँ से जो लिक्विड जो ऑब्टेन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सीरम, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है कि प्लाज्मा में जो होता है हम लोग का एंटीकोगुलेंट जो फैक्टर होता है वो प्रेजेंट, जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है। बट सीरम में क्या होता है, कोआगुलेशन जो फैक्टर होता है या तो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कहाँ पे, तो सीरम में। तो यही डिफरेंस होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कलर में भी चेंजेज रहता है तो ये भी मैं बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरे चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।